तो मेन हमने सबसे पहले पढ़ा रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब हम उसके अलावा और जो परक्विजिट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास सेकंड नंबर की है परक्विजिट कि कोई भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर पेमेंट कर देगा तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए जनरली ये बोला जाता है परक्विजिट का मतलब क्या होता है। परक्विजिट का मतलब होता है कि जो कैश में बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय को, नॉन कैश बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नॉन कैश बेनिफिट ही लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि कैश बेनिफिट भी परक्विजिट हो सकता है। फर्क क्या है कि अमाउंट फिक्स नहीं होती है। भाई अगर आपको कहा जाए 5,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे तो वो अलाउंस है। अगर ये बोला जाए स्कूल में बच्चों की जो फीस है वो दी जाएगी तो ये परक्विजिट है। अगर ये बोला जाए आपके घर का बिजली का किराया बिल दिया जाएगा तो ये परक्विजिट है, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। क्या वो दे रहा है कैश में? हो सकता है आपको कैश दे दे कि भैया अपने बिजली के बिल की पेमेंट कर दो, तो भी वो परक्विजिट होगा, क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, पहले से डिसाइडेड नहीं है। As stated earlier, wherever any monetary obligation of employee is discharged by the employer, which otherwise would have been payable by the employee, it is considered as a perquisite. अब ये कैसे पता चलेगा? इसी सिंपल ये समझिए, any obligation of employee paid by employer. कैसे? सपोज आप अपने मकान में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पर आएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है पेमेंट करना। तो अगर आपके बिजली का बिल आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये सेकंड पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल एम्प्लॉयर के नाम का है, एम्प्लॉयर के नाम पर बिजली का कनेक्शन है और वो पेमेंट कर रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन वो यहां टैक्सेबल नहीं होगा, इस पॉइंट में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट है ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर के नाम का ही बिजली का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एम्प्लॉयर के नाम पर आता है, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है पेमेंट करना, ना कि एम्प्लॉय की। यहां पर लिखा है एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन की पेमेंट अगर एम्प्लॉयर करेगा तो वो टैक्सेबल होगा, यहां वो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन वो इस पॉइंट में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉइज के लिए। हम कौन सी परक्विजिट पढ़ रहे हैं? विच आर टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल एम्प्लॉयर दे रहा है लेकिन कनेक्शन किसके नाम है? एम्प्लॉय के नाम पर, तो वो सबके लिए टैक्सेबल है। एक हमने हेडिंग पढ़ी थी परक्विजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, उसमें आएगा अगर कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम पर है तो वो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होगी। कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पर है तो सबके लिए टैक्सेबल है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होते हैं वो अभी हम बाद में सीखेंगे, लेकिन उसमें थोड़े से एम्प्लॉय कम हो जाते हैं। ये तो ऑल एम्प्लॉइज है। तो एक तरीके से क्या है कि अगर कोई भी ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉय को करना चाहिए, एम्प्लॉयर कर रहा है पर्सनल खर्चा, वो सबके लिए टैक्सेबल है, और जितना पेमेंट करेगा उतना टैक्सेबल है। बहुत सिंपल। अब वॉचमैन है, उसकी पेमेंट करी, चिल्ड्रन के एजुकेशन का खर्चा पेमेंट करा, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स दिया, कोई खर्चा है कार का वो दिया, कोई भी जो भी, मतलब ये मानकर चलो एम्प्लॉय गया शॉपिंग करने के लिए, 10,000 का बिल है, एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहिए, एम्प्लॉयर ने कर दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो कोई भी खर्चा, मॉनेटरी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहिए, एम्प्लॉयर ने दे दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, सबके लिए टैक्सेबल। अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का है तो एम्प्लॉय की ड्यूटी बनती है, तो वो तो सेकंड पॉइंट में कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो थर्ड पॉइंट में इसलिए कवर किया क्योंकि यहां पर लिखा है डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर, जब पेमेंट हो जाएगी तो ही टैक्सेबल होगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है पेड और पेबल, पेड और पेबल, तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगा, तो इसलिए थर्ड पॉइंट को अलग कर। इसका मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट एम्प्लॉयर कहता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगा, जबकि और ऑब्लिगेशन की जो पेमेंट होगी वो कैश बेसिस पर, कि एम्प्लॉयर जब पेमेंट करेगा तभी टैक्सेबल होगा, और ये ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा। बात वैसे एक ही है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर्स इशू कर दिए फ्री में या सस्ते में,
तो एम्प्लॉय का फायदा तो हुआ ना, तो जितना फायदा हुआ वो उसकी इनकम मानी जाएगी। अगर शेयर या सिक्योरिटी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिए हैं फ्री में या सस्ते में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर लिस्टेड इक्विटी है, मान लिया शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसका शेयर प्राइस आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा। तो परक्विजिट वैल्यू लिस्टेड शेयर स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं, जो पसीने के बदले में मिले हैं अपने एम्प्लॉय को, जो फ्री है सस्ते में दिया है। तो हम देखेंगे कि आज मिले तो आज का ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज रेट क्या है, उस रेट के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। सपोज आपको 100 शेयर मिले, आज मार्केट वैल्यू 30 है, तो 3000 के शेयर मिले, फ्री में मिले तो टैक्सेबल हो जाएंगे 3000। अगर आपसे 1000 रुपए लिए हैं तो 2000 टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल, तो बहुत सिंपल है, जो आपका फायदा हुआ वो आपके लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर ये अनलिस्टेड है तो उस सिचुएशन में हमें इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, तो वैल्यूएशन करा लेंगे, है ना। वैल्यूएशन हो जाएगी, हम वैल्यूएशन करा लेंगे, वो क्वेश्चन में वैल्यूएशन दे रखी होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 180 दिन से पुरानी वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लिस्टेड शेयर नहीं है उनकी फ्रीक्वेंटली मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती। एम्प्लॉयर आपके सुपर एनुएशन फंड में पैसा जमा कराता है तो ये भी टैक्सेबल होता है। ये हम पहले पीएफ के समय भी पढ़ चुके हैं। अगर 1,50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा जमा कराया है तो वो टैक्सेबल हो जाए, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जो आया ज्यादा, वो है इंटरेस्ट फ्री या कंसेशन लोन दिया है आपको एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को। अच्छा देखो, एक अगर आपने एक बात समझ ली तो सारी प्रॉब्लम दूर है। क्या है कि एम्प्लॉय को जो सैलरी देता है उसका नाम सैलरी के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। ये ना केवल कैश में मिल सकता है, इसके अलावा फैसिलिटी भी मिल सकती है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फैसिलिटीज को भी इंक्लूड नहीं करेगा तो पता क्या होगा, आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी है, आप दिखाओगे सैलरी 10,000 रुपए की है और 9,90,000 रुपए का आपका बेनिफिट मिल रहा है आपको, आप ये दिखाओगे और टैक्स गवर्नमेंट को कुछ भी। तो गवर्नमेंट ने कहा नाम जो मर्जी दो, अगर कोई भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को बेनिफिट जा रहा है, बेनिफिट कौन सा, पर्सनल बेनिफिट, कोई भी पर्सनल बेनिफिट जाएगा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, हम तो उसे सैलरी मानेंगे जी, चाहे उसका नाम परक्यूजिट बोले चाहे उसका नाम अलाउंसेस बोले। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे रहा है और फ्री में दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, तो एम्प्लॉय को इंटरेस्ट का फायदा तो हो रहा है, तो जो इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। भाई अगर आप किसी को लोन देते हो तो बदले में ब्याज लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो जिसको आपने लोन दिया उसे इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है, वो इंटरेस्ट क्या है, सैलरी मानी जाएगी। वरना लोग पता क्या करते थे पहले, ये नहीं था तो मान लिया मेरी 1 साल की सैलरी 10 लाख है, तो मैं एम्प्लॉयर से कहता था मुझे 10 लाख का लोन दिखा दो, ब्याज मैं दूंगा नहीं, वापस भी नहीं दूंगा, चलता रहना, क्या दिक्कत। तो वो सैलरी लेता रहता था, दिखाता था लोन, टैक्स देते नहीं थे, तो इन्होंने कहा नहीं हम टैक्स लगाएं। जो इंटरेस्ट है जो आपका फायदा है, क्योंकि जेन्युइनली भी हो सकता है ना कोई लोन ले अपने एम्प्लॉयर से, और पता बहुत सारे एम्प्लॉयर फ्री ऑफ इंटरेस्ट अपने एम्प्लॉय को लोन देते हैं। उसका फायदा क्या होता है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को 5 लाख का लोन दे दिया, उससे कहा इंटरेस्ट मत देना। अब जब भी एम्प्लॉय ये जॉब छोड़ेगा पहले उसे 5 लाख वापस देने पड़ेंगे, और वो होंगे नहीं आराम से तो जॉब भी नहीं छोड़ेगा वो, तो इसलिए भी ये फैसिलिटी दी जाती। तो अब दिक्कत क्या है कि अब इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाए, क्योंकि इंटरेस्ट हर लोन का अलग होता है और इंटरेस्ट रेट फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आपको जिस प्रीवियस ईयर की आप इनकम निकाल रहे हो उस प्रीवियस ईयर के पहले दिन 1 अप्रैल को
आपको जिस टाइप का लोन मिला है, आप ये देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस टाइप के लोन का, उस टाइप की अमाउंट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, वही हम आपके लिए इनकम माने, एज्यूमिंग कि लोन फ्री में मिला आपको। अगर सपोज आपने 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख का, और एसबीआई उस पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो आपका 10,000 का फायदा हो गया, वो 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को 2,000 रुपए का ब्याज दिया, तो आपका फायदा 8,000 हो जाएगा। आपने 5,000 का ब्याज दिया तो 10,000 में 5,000 का हो जाएगा। आपने 8,000 का इंटरेस्ट दिया तो 2,000 टैक्सेबल होंगे। अगर आपने पूरा 10,000 दिया है तो 0 टैक्सेबल। आपने 12,000 दिया है 0 टैक्सेबल। क्यों हो सकता है कि भैया आपको बैंक से लोन मिल नहीं रहा, आपने एम्प्लॉयर से कहा, एम्प्लॉयर ने महंगा लोन दिया आपको, तो आपका वहां बेनिफिट तो कुछ है नहीं ना, लॉस भी नहीं है, 0 हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा बस। तो क्या होगा, वैल्यूएशन कैसे होगी, वैल्यूएशन होगी जो भी लोन का अमाउंट है, जो भी लोन का अमाउंट है उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगाता है साल के पहले दिन, वो वाला अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बदले में आप कुछ भी एम्प्लॉयर को वापस देगा वो माइनस हो जाएगा, वो बात अलग है। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो इंपॉर्टेंट नोट है, क्या कि लोन, सपोज आप है ना, क्या होता है ज्यादातर एम्प्लॉय से पैसा हम वापस कैसे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट। उसकी मंथली सैलरी है ना, वो कहता है 5,000 मंथली काट लो, लोन की रीपेमेंट होती रहेगी, वरना इकट्ठा तो वापस दिया नहीं जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में लिखा है नोट नंबर 1 की अगर लोन की रीपेमेंट पूरी तरीके से या पार्टली हुई है साल के दौरान, तो फिर तो आपको महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो आप हर महीने की आखिरी तारीख को देखो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। सपोज आपने 15 जून को प्रीवियस ईयर में 1 लाख में से 20,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो आप देखो जून अप्रैल में दोनों महीने तो 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहे, लेकिन जून की आखिरी दिन 30 तारीख को 80,000 रुपए थे, तो जून महीने का जो इंटरेस्ट है और उसके बाद का 80,000 रुपए निकलेगा। अगर जून के बाद किसी और महीने में भी दे रहे हैं या हर महीने दे रहे हैं तो हर महीने का अलग अलग हिसाब रखो, हर महीने की आखिरी तारीख को देखा जाएगा। टोटल लोन अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 20,000, तो आपको वो टैक्स नहीं लगाना। अब एक बात बताओ, आप 20,000 रुपए का लोन ले रहे हो पूरे साल भर में, या 20,000 से कम है ना, तो आप एक बताओ आजकल 20,000 रुपए का लोन लेना पड़ रहा है, इसका मतलब आप तो बहुत गरीब हो। बेचारा एक गरीब आदमी है, उसने कहा मुझे साइकिल लेनी है और 4,000 रुपए का लोन ले लिया उसने, पियून है, क्या उस पर भी टैक्स लगाया? तो इन्होंने कहा 20,000 रुपए बहुत छोटी अमाउंट है, 20,000 या उससे कम का लोन है तो माफ है, फिर हम इसके कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। एक और बात, कोई बेचारा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पहुंच गया, उसने कहा बीमारी का इलाज कराना है, कैंसर हो गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, और उसने 5 लाख का लोन ले लिया, अब उस 5 लाख के लोन पे टैक्स लगाने लग जाए? नहीं, ये गलत बात। इन्होंने कहा कि अगर गंभीर बीमारियां हैं, एक लिस्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रूल 3A में, आप ये मानो जो बड़ी बड़ी बीमारियां वो सब यहाँ इंक्लूड है, तो उन सब बड़ी बड़ी बीमारियां पर अगर लोन लिया है तो उस लोन की अमाउंट पर आपको कोई इनकम परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं करनी है, प्रोवाइडेड, एक बात और है, आपको डबल बेनिफिट नहीं लेने देंगे। कैसे? आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, अब हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा आपको मिला और आपने एम्प्लॉयर से लोन भी ले लिया, ये तो गलत बात। तो होगा क्या, सपोज आपने अपने एम्प्लॉयर से 5 लाख का लोन लिया, सपोज 5 लाख का लोन लिया और गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हो, कुछ टैक्सेबल नहीं है। सपोज 1 जनवरी को आपने लोन लिया, कोई टैक्सेबल नहीं होगा। 1 फरवरी को आपको हेल्थ इंश्योरेंस से 2 लाख रुपए मिल गए, तो ये 2 लाख रुपए आपको इमीडिएटली अपने एम्प्लॉयर को वापस करने चाहिए, आपने नहीं करे, तो 2 लाख रुपए 1 फरवरी से टैक्सेबल होने शुरू हो जाएंगे।
लेकिन 2 लाख रुपए जो आपकी जेब में पैसे आ गए, क्योंकि डबल बेनिफिट है। अगर ये 2 लाख वापस कर दोगे तो नहीं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, मिस्टर शर्मा है, उन्होंने लोन लिया है एम्प्लॉयर से 1 जनवरी को। तो यहां पर इन्होंने लोन लिया है एम्प्लॉयर से 1 साल पहले 1 जनवरी को 2 लाख रुपए का, और ये लोन पर 4% का इंटरेस्ट अपने एम्प्लॉयर को देते हैं। एसबीआई का साल के पहले दिन इंटरेस्ट रेट 11% है। तो हमें देखो, इन्होंने 1 साल पहले लोन लिया है 1 जनवरी को, तो इसका मतलब इस पूरे साल में इनके पास पूरे 12 महीने के लिए लोन था 2 लाख रुपीस पर। अगर ये अपने एम्प्लॉयर को कुछ भी इंटरेस्ट वापस नहीं दे रहे होते तो इनके लिए टैक्सेबल हो जाता 11%, क्योंकि एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%। लेकिन ये अपने एम्प्लॉयर को 4% वापस देते, तो इसका मतलब इनके लिए 7% बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि 11% बेनिफिट तो नहीं है, 7% बेनिफिट है, क्योंकि ये 4% तो वापस दे देते। तो 2 लाख का 7% इनका बेनिफिट है, पूरे साल का बेनिफिट है, क्योंकि 12 महीने के लिए लोन लिया है। तो 14,000 रुपए का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा एज ए परक्यूजिट। मिस्टर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर मेहता है, इन्होंने लोन लिया है 6,000 रुपीज का प्रीवियस ईयर में 1 मई को, 1 अक्टूबर को 9,000 रुपए 6,000 रुपए का 1 मई को लिया है, और 8,000 रुपए का 1 अक्टूबर को लिया है, और 9,000 रुपए का 1 फेब को लिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है एसबीआई का, और ये वापस कुछ भी नहीं देते अपने एम्प्लॉयर को। तो हमने ये बात करी थी, हर महीने के आखिरी दिन जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। तो 6,000 रुपए 1 मई को लिया है, तो इस पर 16% 11 महीने का टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट। 8,000 रुपीज इन्होंने प्रीवियस ईयर में 1 अक्टूबर को लिया है, तो 6 महीने का टैक्सेबल हो जाएगा। 9,000 रुपीज 1 फेब को लिया है, तो 2 महीने का टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखें कितना आ गया ये अमाउंट, 6,000 इंटू 16% इंटू 11/12, 880। 8,000 इंटू 16% इंटू 6/12, 640, और 9,000 इंटू 16% इंटू 2/12, 240। टोटल 1760 टैक्सेबल हो गया। What will be your answer if employer charge 9% in example number 12? पिछले एग्जाम्पल में अगर एम्प्लॉयर 9% चार्ज करता है एम्प्लॉयर से, 16% की जगह 9%, तो बाकी का 7% टैक्सेबल हो जाएगा। तो सीधा सा फंडा है, 9% अगर आप इंटरेस्ट दे देते हैं तो आपके लिए टैक्सेबल 7% हो जाएगा। तो जो 1760 आया, ये जो हमें यहाँ पर हर जगह 7% कर दे, या हम 1760 तो ऑलरेडी निकाल चुके, माइनस कर दें जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने पेमेंट कर दिया 1760 16 के हिसाब से निकाला है, 9% तो आपने पेमेंट कर दिया, तो 990 की आपने पेमेंट कर दी, तो आपके लिए जो टैक्सेबल होगा वो 770 आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपने पेमेंट कर दी, ये बेनिफिट तो आपको हुआ ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मिस्टर गरीब हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपको बहुत गरीब है, और एम्प्लॉयर बहुत अमीर है। इन्होंने प्रीवियस ईयर में 31 अगस्त को लोन लिया है 19,000 रुपए का, तो हमें बताना है। कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि 20,000 रुपए तक के लोन पर कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होती है। मिस्टर बीमार है, तो बीमार से आपको पता है कि रूल नंबर 3A में जो बीमारियां हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई लोन लिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है, हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिला है, तो वहां से आपको अपने लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा।
अगर रिपेमेंट नहीं करा तो टैक्सेबल होगा। इन्होंने 7 लाख रुपए का एम्प्लॉयर से लोन लिया है 1 जून को। स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए एसबीआई का रेट है 16%, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि बीमारी के इलाज के लिए बेचारे ने लोन लिया है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है सपोज कि इसे 3 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के मिल गए हैं 1 अक्टूबर को और इसने कोई भी पैसा वापस नहीं दिया, तो इसकी तो नीयत खराब है भैया, पैसा वापस करो। पैसा वापस नहीं कर रहे हो तो 3 लाख रुपए जो इंश्योरेंस का पैसा मिला है वो टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, 6 महीने के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3 लाख पर 16%, 6 महीने का 24,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या ध्यान रखिएगा आप ये बात। मिस्टर गुप्ता है, इन्होंने लोन लिया है पिछले साल 1 दिसंबर को, पिछले साल 3 लाख रुपए का, और ये हर साल पेमेंट कर रहे हैं। पिछले साल प्रीवियस ईयर से पिछले 1 जनवरी से पेमेंट कर रहे हैं मंथली 10-10 हजार रुपए की। तो हमें बताना है 16% के हिसाब से क्या अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो देखो पिछले साल से दे रहे हैं 1 जनवरी लास्ट प्रीवियस ईयर से, तो उस 10,000 रुपये दे रहे हैं 1 जनवरी को, तो आखिरी दिन 290 रह गया होगा। और जनवरी लिखते हैं, जनवरी लास्ट ईयर जनवरी में 290 रह गया, लास्ट ईयर फेब में 280 रह गया, और मार्च लास्ट में 270 रह गया। अब करंट ईयर आ गया, अप्रैल में हमारा 260, मई में 250 और जून 240, जुलाई 230, अगस्त 220, सितंबर 210, अक्टूबर 2 लाख, नवंबर 190, दिसंबर 180, जनवरी 170, फरवरी 160 और मार्च 150। तो ये अमाउंट है। इन सारी अमाउंट पर एक एक महीने का निकालो या इन सबको ऐड करके एक महीने का एक साथ निकाल लो। तो इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इन सबको ऐड करना इजी है क्या? ये फॉर्मूला होता है शायद, उसकी मदद से आप ऐड कर सकते हो या अलग अलग ऐड कर लो। 2,60,000, 2,60,000, 2,50,000, 240, 230, 220, 210, 2 lakh, 190, 180, 170, 160 एंड 150। तो ये 24,60,000 आ गया। इस पर 16% 1 मंथ का, क्योंकि एक एक महीने की सारी वैल्यूज को मैंने ऐड करा है, तो ये 32,800 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया जो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? आपको ये बात समझना है कि हर महीने की आखिरी दिन जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स लगाना है। तो या तो हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए या सबको टोटल करके एक साथ एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन हॉलीडे। देखिए, अगर एम्प्लॉई घूमने घामने जा रहा है और उसके लिए एम्प्लॉयर खर्चा करता है अदर देन ऑफिशियल पर्पस, तो वो एक परक्विजिट है जो टैक्सेबल हो जाएगी। ये मेंटेन, अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर खुद मेंटेन करता है और सारे एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटी देता है, ठीक है ना? If facilities are maintained by employer and are available to all employees, then actual expenses incurred by employer shall be taxable. सपोज एम्प्लॉयर सबको दे रहा है फैसिलिटी और वो अपने आप खुद ही मैनेज कर रहा है, सब कुछ मेंटेन कर रहा है, तो जितना एक्चुअल में खर्चा होगा वही टैक्सेबल होगा। अगर if facilities are maintained by employer which are not available to all employees, then the taxable value perquisite shall be the value at which such facilities are offered by अदर एजेंसीज टू पब्लिक। इसका मतलब अगर सारे एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा है ये बेनिफिट, तो इसमें वैल्यूएशन करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू होगी।
तो हम ये देखेंगे कि यही मान लिया सपोज एम्प्लॉयर ने गोवा घूमने के लिए भेज दिया, तो हम देखेंगे जिस जगह भेजा है, जहाँ जिस फैसिलिटी का होटल है, तो अड़ोस पड़ोस में और नियर लोकेलिटी में लोग कितना चार्ज करते हैं वहीं पर भेजने के लिए, तो वो अमाउंट हमारा आ जाएगा। If the official tour of employee is extended as a vacation, then the perquisite value shall be taken only for the extended period. और क्या, अगर ऑफिस के काम से 5 दिन भेजा, उसने कहा 2 दिन मैं खुद घूम लेता हूँ, तो 2 दिन का ही तो टैक्सेबल होगा, 5 दिन तो ऑफिस का काम कर रहा था, वो थोड़ी ना टैक्सेबल होगा। इफ एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड भी साथ में जाते हैं तो परक्यूजिट में उनकी वैल्यू भी आ जाएगी, वो तो एक कॉमन सेंस है, आएगी आएगी। However, if employer has recovered some amount from employee, हमेशा की तरह अगर एम्प्लॉई से कोई पैसा लिया है तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि परक्विजिट की वैल्यू हम क्या सोच कर रहे हैं कि ये सब फ्री में मिला, फ्री फ्री फ्री। अच्छा, खाना फ्री में मिल जाए, चाय समोसे पकोड़े मिल जाए तो क्या होगा? कभी आप ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ समोसे मार रहे हैं, जलेबी मार रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, तो क्या होगा? क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? चाय आ रही है जी, एम्प्लॉय को चाय आ रही है, तो टैक्स लगेगा क्या उस पर? तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। Free meals, tea and snacks. If snacks, tea and other non-alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, वहाँ बैठ के पीने का इंतजाम नहीं है, अगर पीने का इंतजाम है तो पूरा टैक्सेबल है। अगर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, टी स्नैक्स हैं, और ये मिलता है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, ठीक है, तो ये फ्री है। अगर ये रिमोट एरिया में मिलता है, कहीं दूर मिलता है, ऑफिस प्रीमाइसिस के अंदर मिलता है या किसी और जगह, तो ये एम्प्लॉयर जो भी खर्चा कर रहा है ये फ्री है। चाय समोसे पकोड़े के पैसे नहीं लेंगे, तो जितना मर्जी चाय समोसा पकोड़ा खिला दे एम्प्लॉयर, मोटा कर दे आपको, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं खाने की। इफ फूड मील इज प्रोवाइडेड इन वर्किंग आवर्स, रिमोट एरिया, कोई बहुत दूर ऐसी जगह जहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है, तो ये फ्री 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 हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इस पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर खाना मिलता है एम्प्लॉयर से विद इन द ऑफिस, ठीक है, और तो ऐसी सिचुएशन में 50 रुपये पर मील तक तो फ्री है, उसके ऊपर का टैक्सेबल है। मतलब आपको रोजाना खाना देता है एम्प्लॉयर, तो 50 रुपये तक में हम मानते हैं कि अगर एम्प्लॉई है 1,000, 500, 1,000 है, उन सबका खाना एक साथ बन रहा है, तो 50 रुपये से ज़्यादा का खर्चा एक आदमी के ऊपर खुद बनाने में नहीं आएगा, तो 50 रुपये तक का फ्री है, उसके ऊपर का टैक्सेबल है। कॉफ़ी और सिमिलर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस और स्नैक्स जो भी है वो एग्जाम्प्ट है, ये बात हो चुकी है। चलिए, मिस टुनटुन है और उन्हें फ्री फूड फैसिलिटी मिलती है अपने एम्प्लॉयर से, 23,000 रुपये का खर्चा किया एम्प्लॉयर ने। ऑफिस साल में 35 दिन ऑफ रहा, तो 365 में से 35 दिन तो ऑफ रहा, तो इसका मतलब 330 दिन वर्किंग था, ठीक है। तो एक्सपेंसेस मान लिया 23,000 है, तो 23,000 का 23,000 टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 50 रुपये पर डे का फ्री हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 330 इंटू 50, 16,500 तो ये फ्री हो गए, तो इसका मतलब 6,500 टैक्सेबल होने थे, 6,500। लेकिन 400 पर मंथ के हिसाब से एम्प्लॉय से पैसा लिया जाता है, तो उसको उतना ही बेनिफिट कम हो जाएगा, तो उसको केवल 1,700 रुपये का फायदा होगा। गिफ्ट वाउचर और गिफ्ट टोकन, अगर आपको गिफ्ट मिला है कैश में, तो आपको ये नहीं देखना कि उसकी अमाउंट क्या है, और आपको फुल्ली टैक्सेबल कर देना है, चाहे वो गिफ्ट 100 रुपये का हो, चाहे वो 10,000 का हो या 1,00,000 का, कैश में गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गिफ्ट मिला है काइंड में, गिफ्ट मिला है काइंड में, तो उस सिचुएशन में 5,000 रुपए तक का गिफ्ट एक साल में एग्जेम्प्ट है। जरूरी नहीं है एक गिफ्ट हो, 4-5 गिफ्ट है, सबका टोटल कर लो, अगर वो 5,000 रुपए या उससे कम है तो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो गिफ्ट 5,000 से ऊपर के लिए हो जाते हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाते हैं, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल नंबर 19 में मिस्टर एक्स को एक वीडियो कैमरा मिला उसके बर्थडे पर, एम्प्लॉयर ने दिया, और कैमरा है 21,000 रुपए का, 21,000 का है। क्योंकि ये 5,000 से ऊपर का है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, 21,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। मिस्टर वाई को कैश गिफ्ट मिला है तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और मिस्टर जेड को कैश गिफ्ट मिला 2,000 तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा 2,000। रिस्ट वॉच मिली है 3,000 की, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी क्योंकि 5,000 रुपए तक की वैल्यू का गिफ्ट फ्री हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर, सपोज आपने कोई अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करी, एम्प्लॉय ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करी और उस क्रेडिट कार्ड की बिल एम्प्लॉयर कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो बिल है क्रेडिट कार्ड का जो एम्प्लॉयर दे रहा है ये किस पर्पस के लिए खर्च हुआ है। अगर ये ऑफिस के लिए खर्च हुआ है और ऑफिस के लिए खर्च होने के बाद एम्प्लॉयर दे रहा है तो कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है एम्प्लॉय का, तो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड का बिल है, एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंस है और एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये वो वाला पॉइंट हो जाएगा, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, तो उस सिचुएशन में ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों है, किस चीज का अमाउंट है। क्लब एक्सपेंडिचर, अगर एम्प्लॉय किसी क्लब का मेंबर है और उस क्लब की फीस की पेमेंट एम्प्लॉयर करता है तो ये देखा जाएगा ये क्लब कौन सा है, ये एंटरटेनमेंट क्लब है, ऐसे ही आप गेट टुगेदर के लिए क्लब है तो ये अमाउंट एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अगर ये हेल्थ क्लब है, कोई ऐसा जैसे जिम में जाता है और जिम के लिए, तो जिम में जाने से क्या होगा, आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, और अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, दिमाग ठीक रहेगा तो काम अच्छे से कर पाएंगे आप। तो अगर हेल्थ क्लब है तो ऐसी सिचुएशन में हेल्थ क्लब वगैरह है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो जो भी एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इस सिचुएशन। नेक्स्ट परक्विजिट है यूज ऑफ मूवेबल असेट। अगर आप कोई एम्प्लॉयर की मूवेबल असेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी टैक्सेबल हो जाती है। जैसे आपने देखा था ना, रेंट फ्री हाउस में फर्नीचर था तो वो टैक्सेबल हो जाता था, फर्नीचर भी मूवेबल असेट ही होता है। ऐसे ही कोई और मूवेबल असेट है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, वैल्यूएशन भी वही है, 10% पर एनम कॉस्ट अगर एम्प्लॉयर का अपना है, या हायर चार्जेस अगर वो किराए का है। तो दोनों ही सिचुएशन में हम इस तरीके से करेंगे। तो यहां पर लिखा है एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मूवेबल असेट अदर देन मोटर कार। अदर देन मोटर कार इसलिए लिखा है क्योंकि मोटर कार का हिसाब किताब हम अभी अलग से सीखेंगे, मोटर कार अलग से सीखेंगे। तो फैमिली मेंबर को या एम्प्लॉय को कोई फैमिली मेंबर को या एम्प्लॉय को कोई भी मूवेबल एसेट यूज करने के लिए देते हैं तो 10% पर एनम कॉस्ट किराए का है तो रेंटल चार्जेस। यहां पर ये लिखा हुआ है, ये हमें पता चल गया। अब नोट है कि कंप्यूटर लैपटॉप फ्री है। अब देखो एम्प्लॉय आएगा ऑफिस में, कंप्यूटर लैपटॉप यूज करेगा तो वो थोड़ी ना टैक्सेबल होगा, फर्नीचर यूज करेगा तो वो थोड़ी ना टैक्सेबल होगा। यहाँ पर यूज करने का मतलब है कोई पर्सनल पर्पस के लिए चीजों को यूज कर रहा है, और वो भी पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, उसमें भी लैपटॉप मोबाइल फ्री है। मतलब आप लैपटॉप, अब देखो लैपटॉप एम्प्लॉयर क्यों देता है एम्प्लॉय को कि ये लो लैपटॉप, अब क्या होगा घर भी ले जाओ। अब एम्प्लॉय खुश हो गया, लैपटॉप मिल गया, लेकिन उसकी जान को आफत आ गई। कैसे? अब रात को 11 बजे फोन आ गया, एक जरूरी मेल है कर दो। अगर लैपटॉप नहीं होता वो कहता जी घर पे कंप्यूटर नहीं है, उन्होंने कहा जी लैपटॉप दे रखा है करो। फोन उठाना क्यों जरूरी है? फोन भी कंपनी वालों ने दे रखा है। तो जैसे ही कंपनी वाले एम्प्लॉय को फोन और लैपटॉप देते हैं 24 घंटे की सेवा हो जाती है उसकी। तो ये अब हम ये कैसे पता लगाएं कि लैपटॉप में कितना उसने पर्सनल यूज किया और कितना ऑफिस के लिए यूज करा? इसलिए लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह टैक्सेबल नहीं होते। ठीक है, अगर कोई एसेट पार्ट ऑफ द मंथ के लिए है तो पूरे महीने के लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, इफ एम्प्लॉय हैज पेड सम अमाउंट, वो तो हमें पता ही है, माइनस हो जाता है हमारा। जैसे मिस्टर एक्स है, वीडियो कैमरा मिला इन्हें, वीडियो कैमरा मिला तो वीडियो कैमरा तो मोबाइल लैपटॉप तो है नहीं, तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा।
ये प्रीवियस ईयर में फेब को मिला, फर्स्ट फेब को, तो फेब और मार्च 2 महीने के लिए मिला, तो 1,40,000 पर 10% 2 महीने के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा? 2333, यही है। तो 2,333 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स, इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई एसेट ट्रांसफर करेगा सस्ते में, तो जितना फायदा होगा एम्प्लॉय को वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने 1 लाख की एसेट एम्प्लॉय को 80,000 में दे दी, तो एम्प्लॉय का 20,000 का बेनिफिट है, वो एज ए सैलरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन इशू ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसेट 1 लाख की है। तो हमें एक डेप्रीशिएशन रेट बता रखे, वो डेप्रीशिएशन लगाएंगे, डेप्रीशिएशन लगाने के बाद उस एसेट की डब्ल्यूडीवी निकालेंगे। अगर उस डब्ल्यूडीवी से सस्ते में मिली एम्प्लॉय को एसेट तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लिखा था परक्यूजिट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट टू एम्प्लॉय और फैमिली ऑफ हिज हाउस होल्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट shall be the difference between the selling price and the book value. Book value will be actual cost of asset less the amount of depreciation for each completed year. इसका मतलब पार्ट ऑफ द ईयर के लिए हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, अगर पूरा साल कंप्लीट हो गया है तभी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, बुक वैल्यू ऑफ असेट, बुक वैल्यू निकालनी है। बुक वैल्यू के लिए डेप्रिसिएशन का रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा, उसमें से लेस करेंगे जो भी हमने सेलिंग प्राइस डिसाइड किया है एम्प्लॉय को देने के लिए। फ्री में दिया तो सेलिंग प्राइस 0 है, ठीक है, पूरा का पूरा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। दिस बुक वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द डेप्रिसिएशन एट द रेट गिवन बिलो। दिस डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। तो पूरे कंप्लीटेड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन निकलेगा। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए 50% ऑफ डब्ल्यूडीवी, तो डब्ल्यूडीवी मेथड से 50% का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अगर हमारा कंप्यूटर है या और इस टाइप की आइटम से, मोटर कार के लिए 20% है पर एनम डब्ल्यूडीवी मेथड से, और इसके अलावा कोई और असेट्स होंगी तो वहां पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो 50% डब्ल्यूडीवी मेथड से, मोटर कार पर लगा रहे हैं तो 20% डब्ल्यूडीवी मेथड से, इनके अलावा कोई और असेट है तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है और कंप्लीटेड ईयर के लिए लगाना है। सपोज कोई एसेट 3 साल 11 महीने के लिए यूज हुई है तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 11 महीने का नहीं, क्योंकि कंप्लीट ईयर नहीं हुए। सीबीटीटी ने सर्कुलर इशू किया था, हैज क्लैरिफाइड दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मींस द डाटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब ये नहीं है कि आप और चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी है उन सबको ले लोगे 50% डब्ल्यूडीवी में। यहाँ लिखा है कि कंप्यूटर टाइप की आइटम्स है, डिजिटल डायरीज, लैपटॉप वगैरह है, और हाउस होल्ड आइटम्स नहीं है। तो मोबाइल, अगर मोबाइल भी जैसे इसी टाइप की आइटम है आजकल, तो कंप्यूटर की तरह ही यूज होता है, लेकिन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी हैं उन सबको आप 50% के दायरे में नहीं लाएंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप या प्रिंटर वगैरह हो गया, या इस टाइप की चीजें हैं। Also, the transfer of the asset which are 10 year or more old shall not be taxable in the hands of employee। 10 साल से या उससे पुरानी एसेट है तो हम मानते हैं कि वो तो जीरो हो गई उसकी वैल्यू। अब वो फ्री में भी दोगे तो भी हम उस पर कोई टैक्सेबल नहीं कराएंगे। कहाँ 10 साल पुरानी एसेट का हिसाब किताब लगाते रहेंगे, उसकी क्या तो वैल्यू बची होगी, तो इसलिए वो सब हमने छोड़ दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए ने परचेज किया है कंप्यूटर अपने एम्प्लॉयर से 15 अक्टूबर को 30,000 रुपए में। कंप्यूटर है तो 50% पर एनम डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। ये जो कंप्यूटर खरीदा गया था ये 21 नवंबर को खरीदा गया था, 2 साल पहले। तो अभी 21 नवंबर हुआ नहीं इस साल, और पहले ही क्या हुआ, बेच दिया गया। 2.5 लाख रुपए का था। तो हमें वैल्यूएशन करनी है परक्यूजिट की रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ बुक वैल्यू, या उसे हम कह सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू।
तो रिटर्न ऑन वैल्यू की कंप्यूटेशन करते। तो ये जब 21 नवंबर को 2 साल पहले असेट जो थी वो 2.5 लाख की था एक कंप्यूटर, इस पे 21 नवंबर को 1 साल पहले तक हम देखें तो 50% का डेप्रिसिएशन है, 1,25,000। तो इसकी WDV आ गई 1,25,000। अब 50% का डेप्रिसिएशन और लगता है 21 नवंबर को प्रीवियस ईयर में, हमारे प्रीवियस ईयर में, लेकिन उससे पहले बेच दिया तो कंप्लीटेड ईयर हुआ नहीं, तो इसका मतलब इसकी WDV है 1,25,000। और इसको जो हमने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर प्राइस वो है 30,000, तो इसका मतलब 95,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया एम्प्लॉय को। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा एज ए सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम में एज ए परक्यूजिट ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट के नाम से ये टैक्सेबल हो जाएगा। एज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 23 कि मिस्टर ए ने मोटर कार खरीदी है इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर। अगर ये मोटर कार होगी तो मोटर कार के ऊपर हमारा 20% का डेप्रिसिएशन है WDV मेथड से। तो अगर ये कंप्यूटर की जगह मोटर कार हो जाएगी तो हमारी वैल्यू हो जाती है 2,50,000 माइनस 20% 50,000, तो 2 लाख वैल्यू हो जाती है इसकी। और 30,000 में ट्रांसफर किया है तो 1,70,000 इनके लिए टैक्सेबल हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 25 में बोला है कि क्या होगा अगर ये वीडियो कैमरा हो। अगर ये वीडियो कैमरा होगा तो ऐसी सिचुएशन में इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड से वो तो 1 साल का ही लगना है, तो स्ट्रेट लाइन है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1,95,000 इसके लिए टैक्सेबल हो जाते हैं। तो ये है हमारा यूज ऑफ वीडियो कैमरा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, और हम इसको इस तरीके से टैक्सेबल करने वाले। मिस्टर कोरोना है जो चाइना में काम करते हैं और उनको सैलरी मिलती है 20,000 पर मंथ, DA मिलता है 2,000 पर मंथ, जो 100% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए लिया जाता है, इसका मतलब स्पेशल DA है। मिस्टर कोरोना को HRA भी मिलता है 7,500 रुपये पर मंथ। दिल्ली में किराए के मकान में रहते हैं ये। इन्हें टेलीफोन अलाउंस मिला है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिला है, कार मिली है इन्हें, और कार केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है। कंपनी ने इन्हें टीवी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर भी दिया है, लैपटॉप भी दिया है। कंपनी ने 2 साल पहले एक कार खरीदी थी जो इनको 1,25,000 में बेच दी है। लैपटॉप भी बेचा गया है इनको। हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी, तो बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके ध्यान से देखेंगे तो हम कर पाएंगे। सारी चीजों को एक साथ देखेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और डर भी जाएंगे हम, क्योंकि कोरोना वैसे ही है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर कोरोना और द असेसमेंट ईयर। जो भी आपका असेसमेंट ईयर है वो आप हेडिंग डाल लेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक सैलरी की। तो बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ। तो कितना हो गया? 2,40,000। DA फुल्ली टैक्सेबल होता है 2,000 पर मंथ, 24,000।
HRA मिलता है, HRA। तो वर्किंग नोट में निकालिए सब कुछ, नहीं तो यहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ मच जाएगी। यहीं पर कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। HRA, HRA के लिए फर्स्ट पॉइंट होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो आपको लिखना चाहिए एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA कितना मिलता है इनको, इन्हें 7500 पर मंथ मिलता है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड तो आप लिख लेंगे, एक्चुअल HRA रिसीव्ड मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लिख लेंगे 90,000। सेकेंड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, है ना। रेंट पेड है 6100 पर मंथ, तो 6100 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल भर का कितना हो गया, 73,200। $73,200 माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। स्टैंडर्ड सैलरी में तीन चीजें आती हैं, बेसिक सैलरी, स्पेशल डीए और स्पेशल कमीशन। यहाँ पर दो ही चीजें हैं, स्पेशल बेसिक सैलरी और स्पेशल डीए। तो 2,64,000 का 10%, इसका 10%, 2,40,000 प्लस 24,000 का 10%, 24,000। तो 73,200 में से 26,400 लेस हो जाएगा, है ना, 46,800। थर्ड पॉइंट है 40-50%, 50% लेंगे क्योंकि ये दिल्ली में है, 1,32,000। अब इन तीनों पॉइंट में जो सबसे कम अमाउंट है वह है 46,800। तो एक्चुअल रिसीव्ड में से एग्जेम्प्ट माइनस हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। 43,200 टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये हम टैक्सेबल कर देते हैं, 43,200। नेक्स्ट है, इनको मिलता है टेलीफोन अलाउंस। क्या हमने टेलीफोन अलाउंस पढ़ा है कभी? तो जो अलाउंस हमने नहीं पढ़ा, फुली टैक्सेबल। $1,500 इंटू 12 कितना हो गया, 18,000। न्यूज़पेपर अलाउंस क्या हमने कभी पढ़ा? तो फुली टैक्सेबल, 2,400। उनको एक कार मिली है और कार ऑफिशियल पर्पस के लिए मिली है, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए मिली है तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। कंपनी ने इन्हें टीवी, फ्रिज वगैरह भी दिया है, टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड अदर फर्नीचर भी दिया है इनको, 1,00,000 रुपए का दिया है। तो 1,00,000 रुपए का 10% टैक्सेबल हो जाएगा, कॉस्ट का 10%। यूज ऑफ मूवेबल एसेट 10,000। लैपटॉप भी दिया है, लैपटॉप फ्री होता है, उसकी वैल्यू भी नहीं दी, उसकी वैल्यू दी होती तो भी हम कुछ टैक्सेबल नहीं करते। एक कार है जो कंपनी ने 2 साल पहले 15 जुलाई को खरीदी थी 5,00,000 की, वो इनको बेच दी 15 दिसंबर को और 1,25,000 रुपए में इन्हें बेच दी। तो हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग नोट में। ट्रांसफर ऑफ कार, वर्किंग नोट नंबर 2। तो
वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कार। कॉस्ट ऑफ कार है 5 लाख और इन्होंने खरीदी थी 2 साल पहले 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई 2 साल पहले और अब 15 जुलाई को इस साल खरीदी है, तो 2 साल पूरे हो गए। अगर 10 जुलाई से पहले खरीदते तो 1 ही साल पूरा होता, तो 2 साल पूरे हो गए, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। कार के केस में 20% WDV लगता है, हमने देखा था मोटर कार के केस में। तो ईयर 1 का डिप्रिसिएशन लगेगा 20%, कितना है 1 लाख। क्योंकि WDV मेथड है तो WDV लिखनी पड़ेगी। फिर हम ईयर 2 का डिप्रिसिएशन लगाएंगे 80,000। स्ट्रेट लाइन होता तो 5 लाख पे लगता, WDV है तो WDV पे लग रहा है। तो बुक वैल्यू हो गई 3,20,000। अगर ये कार फ्री में मिलेगी तो 320 टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन इन्होंने ये कार फ्री में नहीं ली है, ये कार इन्हें 1,25,000 में मिली है। तो 3,20,000 वाली कार 1,25,000 में इन्हें मिली है, तो इनके लिए 1,95,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था। अब कार के अलावा इनको लैपटॉप भी बेचा गया है, तो लैपटॉप के लिए यूज ऑफ लैपटॉप तो फ्री है, लेकिन सेल ऑफ लैपटॉप फ्री थोड़ी ना है। तो ट्रांसफर ऑफ लैपटॉप वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाल लेते हैं। लैपटॉप इनको बेचा है ये जो लैपटॉप है ये कितने का है, ये 1 लाख है, 1 लाख कर लीजिए इसे 1 लाख। ये 31 मार्च को इन्हें बेचा गया है और 31 मार्च को बेचा गया है। प्रीवियस ईयर में 2 साल पहले 10 जुलाई को करा गया था, तो 10 जुलाई प्रीवियस ईयर में 2 साल पूरे हो गए और उसके बाद 8-9 महीने और हो गए, तो 2 साल 8-9 महीने का 2 साल ही माना जाएगा। तो 2 साल के लिए अगर हम इस पे डिप्रिसिएशन लगाते हैं लैपटॉप पर, तो इसकी कॉस्ट है 1 लाख। इस पर हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं 50%, 50,000 पहले साल का हो गया। फिर डिप्रिसिएशन लगाएंगे 50% दूसरे साल का, तो इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 25,000। तो 25,000 का फ्री में मिलता है तो 25,000 टैक्सेबल हो जाता, मिला कितने में 40,000 मिल रही है, और ये तो नुकसान हो गया। ट्रांसफर प्राइस 40,000, तो प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ है, लॉस ही हुआ है। 25,000 के आइटम 40,000 में हमने खरीदी है, तो हमें तो नुकसान हो गया, लेकिन लॉस नहीं लेते हम। प्रॉफिट होता तो टैक्सेबल होता, लॉस हो गया तो कुछ भी टैक्सेबल हम नहीं करेंगे। टोटल करते हैं, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, कितना आ गया, माइनस करते हैं डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी हमारी 4,82,600। देखो बच्चों, अब हम नया परक्विजिट देख रहे हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर्स को देता है। तो ये इंडिया में भी हो सकती है
आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। इन केस अगर मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है और वो एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर को है, तो वो अगर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है फ्री हो जाएगी। फ्री फ्री फ्री, एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल फ्री। लेकिन किसके लिए फ्री है? ये फ्री है स्पाउस के लिए, ये फ्री है चिल्ड्रन के लिए। स्पाउस मतलब जीवन साथी, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। चिल्ड्रन चाहे वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मैरिड है, अनमैरिड है, मेजर है, माइनर है, सारे चिल्ड्रन आ गए, क्योंकि चिल्ड्रन के आगे कोई स्पेसिफिक लिखा नहीं है। डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट पेरेंट्स का मतलब कि वो होली और पार्शली डिपेंडेंट हो एम्प्लॉय के ऊपर, तो उनकी जो भी फैसिलिटी है फ्री होगी अगर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है। यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है। डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये फैमिली मेंबर अगर इलाज कराते हैं, एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है या एम्प्लॉय का इलाज होता है, तो वो फ्री हो जाएगा। अगर सपोज इंडिपेंडेंट ब्रदर का इलाज होता है एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, तो वो पैसा अगर रिम्बर्समेंट होता है या फ्री में इलाज होता है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए। ऐसी मेडिकल फैसिलिटी है और रिम्बर्समेंट है, अगर मेडिकल फैसिलिटी है एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे रहा है, तो वो भी फैमिली मेंबर और एम्प्लॉय के लिए फ्री हो जाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए दिया जा रहा है, तो वो भी फ्री हो जाएगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए या उसके फैमिली मेंबर के लिए, तो वो भी फ्री हो जाएगा। ये सब चीजें फ्री हैं, लेकिन अगर इनके अलावा कुछ भी रिम्बर्समेंट है किसी भी के लिए, तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिस्टर एक्स के बारे में बात हो रही है कि 20,000 रुपये मिले तो टैक्सेबल है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है नहीं, कोई एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल भी नहीं है। मिसिस एक्स फुली टैक्सेबल, ये तो सब फुली टैक्सेबल हैं, इनमें तो कोई टेंशन ही नहीं, जो पैसा मिलेगा वो फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गया, तो अब देखना है कि क्या वो फैमिली मेंबर है या नहीं। मिसिस एक्स इनकी वाइफ है, तो बिल्कुल फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो फैमिली मेंबर को अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर अपने हॉस्पिटल में या स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए ट्रीटमेंट देगा, तो वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी इंडिया के बाहर मिलती है, तो क्या होगा? इंडिया के बाहर इलाज हो रहा है, तो medical treatment of employee or his family member outside India and stay abroad of such employee or his family member for medical treatment and one attendant shall be exempt to the extent permitted by RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना हमें अलाउ करेगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा इंडिया के बाहर इलाज कराने का खर्चा एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर प्लस वन अटेंडेंट, क्योंकि अगर कोई बीमार है और इंडिया के बाहर इलाज कराने के लिए जा रहा है, तो वो अकेला नहीं जा सकता है। ये इलाज कराने और वहाँ के रहने का खर्चा है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेवल एक्सपेंसेस का क्या होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑफ एम्प्लॉय और इस फैमिली मेंबर एंड वन अटेंडेंट हु जो अटेंडेंट पेशेंट के साथ जा रहा है इन कनेक्शन विद सच ट्रीटमेंट इज एग्जेम्प्ट ओनली इफ gross total income of such employee as computed before including this expenditure does not exceed 2 lakh। उसकी ग्रोस टोटल इनकम, पांचों हेड की इनकम विदाउट गिविंग एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। लेकिन ये वाला खर्चा जोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी तो इसके बारे में पता नहीं चला है। तो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 20,000 रुपये महीना होता है तो 2,40,000 हो जाता है। 50,000 की अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मान लें, 190 मतलब 20-22,000 रुपये एक महीने की इनकम होते ही ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो लगभग सब लोगों के लिए टैक्सेबल हो गया, ये मानकर चलो। ये एक्सपेंसेस पेशेंट और वन अटेंडेंट के हैं। हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 27। मिस्टर रोहन है, वो वर्किंग है एक कंपनी में जहाँ बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, DA 20% है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर ने उसे 50,000 रुपये दिए हैं ट्रेवल एक्सपेंसेस के लिए और 1,80,000 रुपये दिए मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस
और स्टे अब्रोड एक्सपेंसेस आरबीआई ने परमिट किए हैं 1,80,000 में से 1,20,000 रुपये। हमें इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी है 15,000 पर मंथ, 1,80,000, 20% डीए है, एक घर भी दिया है इन्हें दिल्ली में, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन। ये डीए स्पेशल डीए तो है नहीं, सिंपल डीए, क्योंकि डीए के बारे में कुछ बताया तो है नहीं। तो डीए हम रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए जो सैलरी लेते हैं उसमें डीए हम तभी लेते हैं जब वो स्पेशल डीए होता है। एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, तो वो तो है नहीं, तो केवल सैलरी ले लेंगे। दिल्ली में है तो 15% हो जाएगा, 1,80,000 का 15%, 27,000। एम्प्लॉयर ने उसको ट्रेवल के एक्सपेंसेस दिए हैं 50,000 रुपये। ट्रेवल के एक्सपेंसेस के लिए 2 लाख रुपए तक की बात है, और 1,80,000 रुपये ने मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे अब्रोड एक्सपेंसेस हैं, डिपेंडेंट ब्रदर है, और 1,20,000 परमिट है। तो मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, इसमें 50,000 रुपये ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं, और मेडिकल एक्सपेंसेस 1,80,000 रुपये हैं। इसमें से अप्रूव्ड है आरबीआई से 1,20,000, तो 60,000 हमारा आ जाएगा ये वाला खर्चा। फिर लिखा कॉस्ट ऑफ ट्रेवल एम्प्लॉय और 1 अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ में जाता है, एग्जाम्प्ट होगा ओनली ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ सच एम्प्लॉय एज कंप्यूटेड बिफोर इंक्लूडिंग दिस एक्सपेंडिचर। ये वाला खर्चा जोड़ने से पहले 2 लाख से ज़्यादा ना हो। तो हम ये देख पा रहे हैं ये टोटल 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम 50,000 रुपये की डिडक्शन भी दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो भी ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं 50,000, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा 1,80,000, 36,000, 27,000, 60,000 and 50,000, 3,53,000 minus standard deduction 50,000, income from salary। क्वेश्चन नंबर 30, मिसिज राखी हैं, एक एम्प्लॉई हैं प्राइवेट कंपनी में, और उनको मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है। हमें बताना है कि क्या होगा, मेडिकल क्या क्या टैक्सेबल होगा, क्या क्या टैक्सेबल नहीं होगा। तो ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर इन ए प्राइवेट ट्रीटमेंट, तो ये तो फुली टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट ट्रीटमेंट प्राइवेट
हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम अदर देन एम्प्लॉयर तो फुली टैक्सेबल है। फैमिली डॉक्टर से इलाज कराया है, उसका पैसा मिला है, वो भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ मदर इन लॉ है, डिपेंडेंट ऑन हर इन अ नर्सिंग होम, रिइंबर्समेंट ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड। तो जो खर्चा इन्हें मिला है उसके ऊपर बात हो रही है। तो 5,000 रुपये टैक्सेबल। पेमेंट ऑफ प्रीमियम और मेडिक्लेम, ये हमारी बात हुई थी कि एग्जेम्प्ट होता है, मेडिक्लेम एग्जेम्प्ट हो जाता है। मेडिकल अलाउंस है 2,000 पर मंथ, टैक्सेबल हो जाती है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल एक्सपेंस रिइंबर्समेंट और हर सन्स ट्रीटमेंट इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हमने करी थी, एग्जेम्प्ट हो जाता है। एक्सपेंसेस incurred by company on the treatment of her minor son abroad, तो एब्रॉड है, बाहर का है, और लिमिट प्रेस्क्राइब बाय आरबीआई 2 लाख और इनका खर्चा 1,05,000 है, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। एक्सपेंसेस ट्रेवल का एक्सपेंसेस है एंड स्टे एक्सपेंसेस है 120। इनकी जो इनकम है वो हमें बतानी रखी, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इनकी टैक्सेबल इनकम अगर 2 लाख से कम है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ट्रेवल एक्सपेंसेस भी। तो टोटल जो इनके लिए टैक्सेबल होगा वो 8,000, 4,000, 12 और 5, 17 और 24, 45, 41,000 इनकी इनकम हो जाएगी मेडिकल ट्रीटमेंट से। लीव ट्रेवल कंसेशन, ये लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है और इसमें से कितना एग्जम्पशन मिलता है, कितना टैक्सेबल हो जाता है, ये पहले ध्यान से समझते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहां पर वो एम्प्लॉय को कहता है कि भैया छुट्टियां मना लो, आप घूमने घामने जाओ आराम से। उससे क्या रहता है कि जब एम्प्लॉय छुट्टी मनाने जाता है तो रिफ्रेश हो जाता है वो। फर्दर एम्प्लॉयर गिव फेयर चार्जेस टू हिज एम्प्लॉय फॉर द जर्नी, और आने जाने का जो किराया होता है उसके लिए वो पैसा दे देता है। एनी बेनिफिट रिलेटेड टू द फेयर ऑफ जर्नी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय कैन बी इंडियन और फॉरेन एम्प्लॉय फॉर हिमसेल्फ और his family for traveling to any place in India while on leave or after retirement is exempt। तो यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी बातें बोली गई हैं, जिसमें मेन बात यह है कि जो ये लीव ट्रेवल कंसेशन है, इसमें मेन है फेयर, जो किराया है वो मिलेगा। एम्प्लॉय चाहे कोई भी हो, लेकिन घूमने को इंडिया में ही जाना है, और रिटायरमेंट के बाद भी मिल सकता है, रिटायरमेंट से पहले भी मिल सकता है, छुट्टी के दौरान भी मिल सकता है। तो आप ये मानकर चलिए कि पैसा जो मिलेगा वो किराए का पैसा मिलेगा, और वो किराया एग्जेम्प्ट हो जाएगा कुछ कंडीशंस पर। कंडीशन क्या है कि आपको 2 बार की छूट मिलेगी। आप 2 बार घूमने, तो एम्प्लॉयर आपको 5 बार भेज सकता है, 10 बार भेज सकता है, लेकिन इसमें 4 साल का ब्लॉक है। उन 4 साल के ब्लॉक में आपको 2 जर्नी फ्री हो जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएंगी। तो 2 जो फ्री हो जाएंगी, इसमें एक और बात है कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से ब्लॉक है 4 साल का। आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं है, कैलेंडर ईयर बेसिस पर है। तो आपका ब्लॉक है 4 साल का, उस 4 साल में आप 2 बार घूमने जाओगे तो वो फ्री हो जाए। तो 4 साल में 2 बार आप फ्री करा सकते हो। ये ब्लॉक जो चलता है ऐसे चलता है, 2007 से 10 ये 4 साल हो गया, 2007, 8, 9, 10, 11 to 14 4 साल हो गया, 15 to 18 हो गया, ऐसे चलता रहेगा। तो अब कौन सा चलेगा? 2019, 20, 21, 22 ये होगा। फिर 2023, 24, 25, 26, तो ये ऐसे ब्लॉक चलते रहेंगे 2027 से 30। तो ये ऐसे 4-4 साल के ब्लॉक हैं, ये कैलेंडर ईयर बेसिस पर हैं, ऐसे चलते रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ये ब्लॉक 4 साल का यही रहेगा।
आप सपोज 3 बार घूमने के लिए चले गए 4 साल में, तो शुरू के 2 फ्री हो जाएंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक ही साल में आप 2 बार चले गए, तीसरी मतलब एक ही साल में ऐसा हो गया कि आप 3-4 बार चले गए, तो जो 2 महंगे वाले हैं वो फ्री करा लो, बाकी टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर 4 साल के ब्लॉक में एक साल हर साल एक बार जा रहे हो 4 बार, तो शुरू के 2 तो फ्री हो जाएंगे, बाकी बाद के 2 टैक्सेबल हो जाएंगे। Out of the 2 journeys, exemption for one journey can be claimed in the calendar year succeeding the end of the block. ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आप 4 साल के ब्लॉक में 2 बार घूमने नहीं गए, आप 4 साल के ब्लॉक में 2 बार घूमने नहीं गए, एक बार भी नहीं गए या एक बार गए, तो आप अपनी जो यूज नहीं करी हुई जर्नी है उसे अगले ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन वो केवल एक ही जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और केवल पहले साल ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इस सबको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे 2000 जैसे ये है 23 से 2026, ये 4 साल का ब्लॉक टाइम पीरियड है। 2023, 2024, 2025, 2026। आप इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी बार मर्जी जा सकते हो, एम्प्लॉयर आपको कितनी बार भी पैसा दे सकता है। सपोज आप 2 बार गए इन 4 सालों में, कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट, मतलब फ्री, कोई टेंशन ही नहीं है। आप 3 बार गए तो 2 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, एक टैक्सेबल हो जाएगा। 4 बार गए तो 2 टैक्सेबल हो जाएंगे, 5 बार गए तो 3 टैक्सेबल, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब आती है बात कि आप एक बार गए, इन 4 साल में एक बार गए, तो आप कह सकते हो जी 2 बार जाना अलाउ था और आप गए एक बार हो, तो आप ये कह सकते हो जी जो एक बार हम नहीं गए वो अगली बार चले जाएं क्या? तो बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन जो अगला है 4 साल का पीरियड 2027, 2028, 2029 और 2030, आप अगर इस बार वाला जो नॉट यूज्ड है, इस बार वाला जो यूज नहीं हो पाया, उसको केवल अगले बार में ही यूज कर सकते हो पहले साल। मतलब अगला जो नया ब्लॉक आएगा 4 साल का, उसके पहले साल में अगर आप चले गए तो ये पिछली बार वाला काउंट होगा और फ्री हो जाएगा। मतलब दोबारा से समझो, ये बात आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। पिछली बार के 4 साल के ब्लॉक में आप एक जर्नी को अगले ब्लॉक के पहले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2027 में घूमने गए तो आपका ये पिछली पीरियड का माना जाएगा। इसका मतलब अभी भी 2 बार और जा सकते हो, क्योंकि ये तो पिछली बार वाला माना गया है। 2 बार इस बार और जा सकते हो, तो टोटल 3 बार जाकर फ्री करा सकते, प्रोवाइडेड पिछली बार आप एक बार गए थे और 2027 में पहले साल में ही जाना पड़ेगा। सपोज आप पहले साल नहीं गए और आप यहां पर एक बार गए, यहां एक बार गए, एक बार यहां गए। अब आप ये नहीं कह सकते अजी एक पिछली बार वाला है। क्यों भैया? पिछली बार वाला तभी माना जाएगा जब पहले साल में आप जाओ। अगर आप पहले साल नहीं गए तो वो खत्म, एक्सपायरी डेट है उसकी 1 ईयर की, अगले ब्लॉक के पहले साल की एक्सपायरी डेट। अब सपोज आप पिछली बार एक बार भी नहीं गए, 2 बार जा सकते हो, एक बार भी नहीं गए। अब आप ये नहीं कह सकते जी 2 बार हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले पीरियड में, नहीं, अगले पीरियड में एक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, और वो भी अगले पीरियड के पहले साल में कैरी फॉरवर्ड। अब मान लिया अगले साल आप केवल एक बार गए पहले साल, ये तो पिछले पीरियड का काउंट हो गया,
अब एक बार भी नहीं गए, अगले बार भी एक भी, तो अब भी 2 बार यूज कर सकते थे, नहीं करा तो भी एक ही कैरी फॉरवर्ड होगी, वो भी अगले पीरियड के पहले साल में, इसी में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है पहले। तो अगले 4 साल के पहले ईयर में अगर आपने इस साल 2 बार यूज नहीं करा, अगले पीरियड के 4 साल के पहले साल में अगर यूज कर लोगे तो पिछले पीरियड का माना जाए। तो ये है हमारी बात। मैंने आपको बहुत अच्छे से बार बार समझाया, आपको शायद समझ में आ गया होगा। इन अदर वर्ड्स, द बेनिफिट ऑफ वन जर्नी कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। अगले ब्लॉक के पहले साल में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है जर्नी। फैमिली टू इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट, डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या मिलेगा आपको, क्या छूट मिलेगी? अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हो तो आपको इकोनॉमी फेयर नेशनल कैरियर का शॉर्टेस्ट रूट से फ्री हो जाए। मतलब क्या हुआ, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो जो दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट का, शॉर्टेस्ट रूट की डायरेक्ट फ्लाइट का इकोनॉमी क्लास का नेशनल कैरियर का फेयर है, वो आपको छूट मिल जाएगी। सपोज आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जो सीधी फ्लाइट है सपोज वो 2 घंटे की है, मान लिया ऐसे, मुझे नहीं पता कितने घंटे की, मान लिया 2 घंटे की। आप जी उसे घूम घाम के पहले कलकत्ता गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, घूम घाम कर जा रहे, और जो डायरेक्ट फ्लाइट है इकोनॉमी फेयर, उसका चार्जेस मान लिया 4,000 है, और आपकी टिकट के लगे 8,000 या 10,000 या 12,000 या 5,000, तो 4,000 फ्री हो जाएंगे आपके, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो ये मैक्सिमम लिमिट है कि भैया आपकी अगर बाई एयर जा रहे हो तो जो एग्जम्पशन मिलेगी वो मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगी इकोनॉमी क्लास फेयर की, नेशनल कैरियर की शॉर्टेस्ट रूट की टिकट आपको फ्री हो जाएगी, जो उसका किराया है। अगर आप हवाई जहाज से नहीं जा रहे, ट्रेन से जा रहे हो, तो फर्स्ट क्लास एसी का फेयर शॉर्टेस्ट रूट से फ्री हो जाए, उससे ज्यादा खर्चा टैक्सेबल हो जाएगा अगर आपको मिला है। चाहे आपने करा हो खर्चा, लेकिन आपका एग्जम्पशन उतना ही मिलेगा जितना ही शॉर्टेस्ट रूट का किराया। अगर आप ट्रेन से नहीं जा रहे, आप हवाई जहाज से नहीं जा रहे, आप बस से जा रहे हो, और बाय एनी अदर मोड इफ डेस्टिनेशन इज नॉट कनेक्टेड बाय द रेल, अगर आप बस से जा रहे हो क्योंकि वहां ट्रेन चलती नहीं, आप किसी हिल एरिया में जा रहे हो जहां ट्रेन नहीं चलती, बस से जा रहे हो, टैक्सी से जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका एजम्पशन मिलेगी जो फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास का फेयर है रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो बस हो, चाहे टैक्सी यूनियन है, जो भी है, वो जो एक रिकॉग्नाइज्ड किराया है फर्स्ट क्लास डिलक्स क्लास का, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया एग्जम्प्ट इज फर्स्ट एसी रेल फेयर इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं तो हम ये मानेंगे कि ये अगर रेल से कनेक्टेड होता ये एरिया इतनी दूरी, तो क्या कितना किराया होता रेलवे का, कुछ तो होता है ना स्टैंडर्ड कि भाई इतनी दूरी का इतना किराया होता है, तो वो फ्री हो जाएगा इसी फर्स्ट क्लास का। इन नो केस द एग्जम्पशन शैल एक्सीड द अमाउंट स्पेंड ऑन द जर्नी, किसी भी हालत में जितना खर्चा हुआ उससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। मान लिया आपको 50,000 रुपए मिल गए, एम्प्लॉयर ने कितने दे दिया आपको 50,000, और 50,000 अलाउ भी है। क्यों अलाउ है? आप ट्रेन से गए, एसी फर्स्ट क्लास अलाउड है, 50,000 है, ठीक है अलाउड है, लेकिन आपने जो खर्च करे 20,000 है, आप स्लीपर क्लास में चले गए, एसी में गए नहीं, तो आपको मिले 50,000, अलाउ भी 50,000 है, लेकिन खर्ची 20,000 करे, तो 20,000 एग्जम्प्ट होंगे, 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। वही है ना, जो आप अपनी जेब में डालोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। फर्दर एग्जामिनेशन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ फेयर नॉट द बोर्डिंग लॉजिंग, अगर आपके रहने ठहरने खाने पीने का खर्चा नहीं है, केवल फेयर से रिलेटेड ये छूट आपको मिल रही है। जो बच्चे हैं, अगर 1 अक्टूबर 98 से पहले बर्थ हुआ तो चाहे 2 बच्चे हो, 3 हो, 4 हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर 1/10/98 के बाद है तो 2 ही बच्चों की छूट मिलेगी मैक्सिमम। हाँ, ये हो सकता है पहले 1 बच्चा है, बाद में 2 जुड़वा बच्चे हो गए तो 3 बच्चों की वो छूट मिल जाएगी, अदरवाइज नॉर्मल केस में 2 बच्चों से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। if children were born after 1/10/98 then exemption shall be available for only 2 children, लेकिन मल्टीपल बर्थ है, एक बच्चे के बाद तो सबके लिए मिल जाएगी। इफ एम्प्लॉई गेट्स द अमाउंट ऑफ LTC विदाउट कंडक्टिंग द जर्नी,
तो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो एक सीधी सी बात है, जो आपने अपनी जेब में डाला वो तो टैक्सेबल होना ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 28। मिस्टर मोहन है, उन्हें लीव ट्रेवल फैसिलिटी मिली है और एम्प्लॉयर से ही कुड नॉट अवेल द फैसिलिटी इन द ब्लॉक ऑफ 2015 टू 18। इस ब्लॉक में वो जा ही नहीं पाया, तो वो 1 जनवरी 2019 में कर सकता है। नाउ ही वांट्स टू ट्रेवल 1 जनवरी एवरी ईयर, एवरी ईयर कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ये फ्री हो जाएगी। क्यों? पिछले पीरियड की हो जाएगी। फ्री का मतलब जितना अभी हमने कंडीशन देखा कितना खर्चा हुआ उस हिसाब से फ्री हो जाएगी। 2020 में जाएगा तो ये फ्री हो जाएगी क्योंकि इस पीरियड की पहली हो जाएगी, ये तो पिछले पीरियड की काउंट हुई थी। 2021 में जाएगा, ये भी फ्री हो जाएगी क्योंकि इस पीरियड की सेकंड मानी जाएगी, ये भी फ्री हो जाएगी। तो 3 जनवरी फ्री हो गई, 3 से ज्यादा तो किसी भी हालत में फ्री नहीं होंगी। 2022 में भी घूमने जाएगा तो ये टैक्सेबल हो जाएगा पूरा अमाउंट, क्योंकि ये इस पीरियड की 4 साल के पीरियड की 3rd जनवरी मानी जाएगी। चौथी है लेकिन एक क्योंकि पिछली मानी गई थी इस वजह से। मिस्टर रमन है, सेल्स मैनेजर है, कंपनी ने उन्हें कहा कि आप घूमने चले जाओ कहीं पे भी इंडिया में। मिस्टर रमन ने ये फैसिलिटी लास्ट ईयरली व्हेन ही along with his family went to Mumbai from Delhi. Journey was done by train for which company reimbursed him 22,000. कंपनी ने 22,000 रुपए दिए ने इक्विवेलेंट टू एसी फर्स्ट क्लास, लेकिन इन्होंने जो खर्च किया केवल 8,000 खर्च करे। तो इस 22,000 रुपए में से 8,000 खर्च करे, बाकी का 14,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इन करंट ईयर इन प्लेस ऑफ एक्चुअल जर्नी उसे 30,000 रुपए मिल गए, तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। जर्नी हुई नहीं तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते 2 जर्नी तो फ्री है, ठीक है, लेकिन जर्नी करो तो सही। और वो जो पहली जर्नी है वो 8,000 फ्री तो हो गए, जितना खर्चा करा तुम्हारा सारा फ्री हो गया। अब जो बाकी जेब में डाल रहे हो वो तो टैक्सेबल ही होगा ना, वो कैसे बच जाओगे आप, उससे टैक्स देने से कैसे बच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। मिस्टर नितिन है और ये एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं। इनको बेसिक सैलरी मिलती है 20,000 रुपए पर मंथ। इनको जो डीए मिलता है 5,000 पर मंथ मिलता है। इन्हें बोनस मिलता है, इन्हें कमीशन मिलता है, एलटीसी मिला इन्हें, और पर हेड इन्होंने टिकट पर खर्चा किया है 11,000 रुपए, ये सब। तो हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, हेडिंग डाल लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर नितिन फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है, 2,40,000 टैक्सेबल हो गए। डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, 60,000 डीए टैक्सेबल हो गया। बोनस मिला है अगस्त में तो बोनस टैक्सेबल हो जाएगा, रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होता है। कमीशन टैक्सेबल हो जाएगा 1% ऑफ 10 लाख, 10,000 टैक्सेबल हो गया। इसके बाद एक एलटीसी की बात है, तो एलटीसी इनके लिए कितना टैक्सेबल होगा कितना नहीं होगा ये हमें हिसाब लगाना है। यहां पर एलटीसी के लिए जो हमारे मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर में कौन कौन इंक्लूड है जिसकी छूट मिलेगी? स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर्स,
तो स्पाउस और चिल्ड्रन तो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट होने चाहिए तभी छूट मिलेगी, अदरवाइज छूट नहीं मिलेगी। तो यहां पर इनको कितने लोगों की छूट मिलेगी ये देखना पड़ेगा। He availed the benefit of LTC during the current year और बॉम्बे गए हैं। He takes along with him wife, मेजर सन, इंडिपेंडेंट है, मैरिड डॉटर। तो यहां पर काफी लोग गए हैं घूमने के लिए, डिपेंडेंट मदर है, बहुत सारे लोग हैं। तो एक एक करके देखते हैं। यहां ये भी लिखा है कि एम्प्लॉयर ने इसको 14,000 रुपया दिया पर टिकट, जबकि इंडियन एयरलाइन का खर्चा 11,000 है। तो इसका मतलब छूट 11,000 से ज्यादा तो मिलेगी नहीं। तो ये खुद गए हैं, तो सेल्फ का 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इनको मिले 14,000 है, खर्च 11,000 है, तो 3,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। अब वाइफ फैमिली के मीनिंग में आती है, तो 3,000 इनका भी टैक्सेबल हो जाएगा, 11,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। 11,000 इनका एग्जम्प्ट, 11,000 इनका एग्जम्प्ट। मेजर सन, देखिए चिल्ड्रन आते हैं मीनिंग में, वहां पर कोई कंडीशन नहीं है, तो इनको भी छूट मिलेगी। इंडिपेंडेंट कोई कंडीशन नहीं है, और लेकिन यहां पर एक बात समझने की है कि हमें ये नहीं बता रखा कि बच्चों का बर्थ क्या हुआ। तो हम ये मान लेते हैं कि भैया बर्थ जो कंडीशन है, हमारा ईयर लिखा उससे पहले हो गया, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं हमें कब डेट ऑफ बर्थ है उनकी, इसलिए मैं 3 बच्चे भी हो सकता है एग्जाम्प्ट कर दूं। नोट डाल देंगे कि हमने ये एज्यूम करा है, इनका जो टाइम पीरियड है हमारा, है ना, 1 अक्टूबर 98 है, क्या है ईयर, यही है ना 98। तो 1 अक्टूबर 98 से पहले बर्थ हुआ है, ऐसा नोट डाल देंगे हम लोग, क्योंकि हमें बता ही नहीं रखा। 1 मैरिड डॉटर, भैया मैरिड और अनमैरिड की बात ही नहीं है, बच्चे तो सब फ्री है, फैमिली के मीनिंग में आ जाते हैं। डिपेंडेंट मदर, डिपेंडेंट पेरेंट्स में डिपेंडेंट मदर भी आ जाएगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फादर, इंडिपेंडेंट फादर जो है उनकी छूट नहीं मिलेगी, पूरा 14,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट सिस्टर की छूट नहीं मिलेगी, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फादर इन लॉ डिपेंडेंट, फादर इन लॉ वो तो फैमिली के मीनिंग में नहीं आते, कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये कितना अमाउंट हो गया टोटल मिलाकर, कितना, 60,000 टैक्सेबल हो, तो ये 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाएगी, 3,75,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 3,25,000।
स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं एम्प्लॉइज को। वैल्यूएशन क्या होगी जो टैक्सेबल होगी, जो मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, जिस दिन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो माइनस जो भी, हम तो ये हमेशा पढ़ते हैं, जो भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है वो तो टैक्सेबल हो ही, माइनस हो ही जाएगा। मिस्टर कमल है, इन्हें 500 इक्विटी शेयर कंपनी की तरफ से दिए गए। 2 साल पहले ऑप्शन दिया गया। कमल इज अलाउड टू परचेज 500 इक्विटी शेयर फ्रॉम कंपनी। उन्हें कहा गया कि 2 साल पहले 1 अप्रैल से लेकर पिछले साल तक 31 मार्च तक, हमारे प्रीवियस ईयर से पिछले साल तक, लास्ट प्रीवियस ईयर तक वो चाहे तो 500 शेयर खरीद सकते हैं। इन्होंने एक्सरसाइज किया ऑप्शन, उसके लिए एक्सरसाइज टाइम पीरियड भी दिया जाता है कि भैया आप उसको आगे आने वाले 1 साल तक एक्सरसाइज कर सकते हो। मिस्टर कमल ने प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1 फेब को लिया और उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 480 थी और यह 10 रुपए में मिला इन्हें, और इन्हें अलॉट हुआ 15 मार्च को शेयर और उस समय फेयर मार्केट वैल्यू 970 रुपए है। तो यहां पर जिस दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑप्शन, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू, और इन्होंने एक्सरसाइज करा है 1 फेब को और उस दिन मार्केट वैल्यू 480 है। जिस दिन मिला उस दिन 970 है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन इन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 480 है, 10 रुपए में मिला तो 470 के हिसाब से इन्हें फायदा हो गया और इन्हें 500 शेयर पर फायदा हुआ। तो 500 इंटू 470 तो 2,35,000 रुपए इनके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। जिस दिन शेयर मिले उस दिन नहीं, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करा उस दिन का जो प्राइस है वो हम लोग लेंगे। ठीक है। इसके अलावा कोई और बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। जितना भी उसका खर्चा हुआ है एम्प्लॉयर का उस हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टैक्सेबल जो परक्यूजिस है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय।